हमने बच्चों सबसे पहला चैप्टर टेकअप किया था डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। 4 डेफिनेशंस पढ़ी थी, वेल्थ की, वेलफेयर की, स्केसिटी की एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। हु गेव द वेल्थ डेफिनेशन चिल्ड्रन? एडम स्मिथ। मार्शल साहब ने डेफिनेशन किसकी दी थी? वेलफेयर की। लियोनल रॉबिन्स ने किसकी दी थी? स्केसिटी। एंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी थी? पॉल सैमुअल्सन, P.A. सैमुअल्सन। समझ में आ गया? चलिए, तो इकोनॉमिक्स इज ऑफन रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज। इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। जब आप कोई आंसर लिखेंगे 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, तो इंट्रोडक्शन में ये वर्ड काम आ जाएगा। तो एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, विच इज बेस्ड ऑन रिसर्च, विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेबल एवरीवेयर, रूल्स पे डिपेंडेंट है, आप बच्चों उसको साइंस बोलते हैं। बट जब यहां पे आप ह्यूमन बिहेवियर को अटैच कर लें तो इट बिकम्स व्हाट इज कॉल्ड एज सोशल साइंस। तो बस एक लाइन कहीं पे भी आप लिख लें, इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। सर क्वीन ऑफ सोशल साइंस क्यों? पीपल मस्ट हैव स्टडीड अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज हिस्ट्री चिल्ड्रन। पीपल मस्ट हैव स्टडीड अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज ज्योग्राफी, एंड पीपल मस्ट हैव स्टडीड अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज सिविक्स। ये सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे। इन सब्जेक्ट्स को भी आप क्या बोला करते थे बच्चों? सोशल साइंस। बट इकोनॉमिक्स इनसे भी ऊपर है। क्यों सर? हिस्ट्री में बेसिकली आप पढ़ा करते थे योर पास्ट। खोपड़ी में बात गई, क्या पढ़ते थे? पास्ट। सिविक्स में आप पढ़ते थे कि भाई सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। ज्योग्राफी में लैंड फॉर्म्स वगैरह आपको पढ़ाया जाता था। कहीं पे भी ह्यूमन बिहेवियर नहीं आया, बट इकोनॉमिक्स में इससे भी बड़ी चीज ह्यूमन बिहेवियर आ गया। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल इट एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, इकोनॉमिक्स की छोटी सी डेफिनेशन। सोशल साइंस विच इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक क्वेश्चंस। इट एक्सप्लेन्स कैसे आप इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को, सोसाइटी को और इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो जब भी मार्केट में पोटैटो महंगा होता है, ढेर सारे लोग भाग जाते हैं, पोटैटो नहीं खरीदते हैं। और जब पोटैटो सस्ता होता है, ढेर सारे लोग पोटैटो खरीदने आ जाते हैं। तो दिस इज प्रैक्टिकली कॉल्ड एज अ सोशल बिहेवियर। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई? अंडरस्टूड दिस? चलिए, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वेल्थ डेफिनेशन आप लिख चुके हैं बच्चों। तो ऑल दीज थिंग्स आर टाइम पास नाउ। देख लीजिए शक्ल से कितने सुंदर लगते हैं। ये लोग सर नाई की दुकान पे नहीं जाते थे क्या? पता नहीं, भगवान जाने। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो चोटी बांध लेते तो शाहरुख खान लगते एकदम। गॉट इट? देयर आफ्टर हमारे पास इसके क्रिटिसिज्म थे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चिल्ड्रन इसको। वेलफेयर डेफिनेशन वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। बट क्रिटिसिज्म्स जो किए गए बच्चों, वो क्रिटिसिज्म्स एक बार थोड़े से दोहरा लिए जाए तो थोड़ा सा बढ़िया होगा। फीचर को ही क्रिटिसाइज किया गया है। एडम स्मिथ साहब ने सबसे ज्यादा एम्फेसिस किसको दिया? स्टडी को। किस चीज की स्टडी को दिया? वेल्थ की स्टडी को। उनको इंसान से कोई मतलब नहीं था, और उन रिसोर्सेज से जो एडवांटेज मिल सकता है, वेलफेयर हो सकता है, इससे भी उनको कोई मतलब नहीं था। देयर आफ्टर इन्होंने बोला कि भाई प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज ओनली इकोनॉमिक्स। तो कुछ लोग हैं पागल की तरह पैसा कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, बट खर्च करने का समय ही नहीं है। क्या ऐसी कमाई से कोई फायदा है? नो। पैसा कमाए जा रहे हैं, घर में एसी लगवाया नहीं है, और ये सोच रहे हैं एसी लगवाएंगे तो बिल आ जाएगा। तो भाई इतना पैसा कमाने की जरूरत क्या है? पता लगा घर में वॉरेन बफेट है, खूब पैसा स्टॉक मार्केट से कमाए जा रहे हैं, और बच्चों का एडमिशन 2 कौड़ी के स्कूल में करा दिया। तो क्या ऐसा पैसा किसी काम का है? ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। तो इफ यू आर अर्निंग, यू शुड स्पेंड ऑन योर बेनिफिट। इकोनॉमिक मैन कौन होता है? जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे, सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो ऐसे लोग रियलिटी में बहुत कम होते हैं। तो क्या क्रिटिसिज्म किया इनकी डेफिनेशन का मार्शल चाचू ने? मैं बोलता था ना बार बार अल्फ्रेड मार्शल, तो पूरा नाम आपको आज देखने का मौका मिल गया। He emphasized only on what thing children? Material things. Land and building है तो wealth है, plant and machinery है तो wealth है, gold accumulated है तो wealth है। बट अगर आपके मौसा जी डॉक्टर हैं तो wealth नहीं है, मैं टीचर हूं तो wealth नहीं है। तो इसीलिए इनकी इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया? पिग साइंस। पिग साइंस मतलब सुअर एक ऐसा जानवर है जो किसी काम का है नहीं। नहीं सर, काम का है सर। एक सुअर खरीद लीजिए और रास्ते में ढेर सारी गाड़ी आ रही है, छोड़ दीजिए, अपने आप 2-4 लोग गिर जाएंगे, तो डॉक्टर की क्लिनिक में डॉक्टर का कमाई बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? सो व्हाट मैटर्स मोस्ट इज व्हाट चिल्ड्रन? अ हैप्पी लाइफ और मोर वेल्थ?
हैप्पी लाइफ, पैसे तो हैं बट लग रहा है ये सर की क्लास करके क्या करेंगे, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो तो है ही, उसी से काम चला लिया जाएगा, तो सिर्फ उससे काम चलेगा और कोई फायदा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नैरो व्यू ऑफ वेल्थ, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मटीरियल चीजों को लिया बच्चों, ओनली टैंजिबल थिंग्स, दैट्स इट, नॉन मटीरियल चीजों को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। तो एक इंसान है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, उसके रिश्तेदार में किसी की शादी है, भयंकर बीमार है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती है, और जब कम बीमार हुआ था डॉक्टर ने बोला था इलाज करा लो, नहीं 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 हम पैसा नहीं खर्च करेंगे, तो क्या इतना पैसा होने से भी वो वेडिंग पार्टी एंजॉय कर सकता है? नॉट एट ऑल। आपके पेट में दर्द हो रहा है बट हेलीकॉप्टर है आपके पास, क्या हेलीकॉप्टर का कोई फायदा है? एब्सोल्युटली नॉट। तो हेल्थ एंड एजुकेशन अगर आपके अंदर अच्छी है बच्चों, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? वेल्थ। बट क्या मैक्सिमम लोग हमारे देश में अच्छी एजुकेशन अक्वायर करने को वेल्थ मानते हैं? बिल्कुल नहीं। एक दो बार तो पेरेंट्स बोले सर आपकी फीस बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा फीस में डिस्काउंट दे दीजिए, तो मैंने कहां से ज्यादा है, अभी डॉक्टर पर्चा बना के दे देगा, सीटी स्कैन कराना है 25,000 रुपए का, तो पैसा निकल आएगा। एक बैच का एक स्टूडेंट था अभी 12th का, कह रहा सर वो पापा कह रहे हैं सर से कहना अगले महीने फीस ले लें। मैंने कहा ठीक है, पापा कहना अगले महीने पढ़ाई कर लें। मैंने कहा व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर अभी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम चल रही है? पहले तो उगला नहीं, बाद में पता क्या उगला, सर घर में शादी पड़ी है ना सर, तो बैंक्वेट हॉल और बहुत पैसा खर्च हो गया है। मैंने कहा वारे दलिद्र आत्मा, वारे दलिद्र आत्मा। तो ऐसे लोग किस श्रेणी के हैं? एडम स्मिथ की श्रेणी के हैं। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? कि शादी ब्याह में खर्च करने के लिए करोड़ों हैं, डॉक्टर को देने के लिए करोड़ों हैं, बट टीचर नहीं, पढ़ाई के लिए लाखों रुपए नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अभी जब आईआईटी मुंबई में एडमिशन हो जाएगा तब 4.5 लाख रुपए 4 साल की फीस झट से निकल आएगी। आईएम में एडमिशन हो गया 35 लाख झट से निकल आया। तो प्रॉब्लम किस चीज की है? दे कंसिडर कि पैसा जितना कम खर्च हो फायदा उतना ज्यादा। रियलिटी उल्टी है चल रहे हैं, पैसा जितना ज्यादा खर्च करेंगे, अब ये नहीं कह रहा कि मोमोज पे खर्च कर दो, एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्च कर दो। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये चीज बच्चों जरा लिख लीजिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जहां पे आपने डेफिनेशन लिखी थी ना एडम स्मिथ की, अल्फ्रेड मार्शल की, वहां पे इस बात को लिख लें, health and education have been excluded from wealth in the definition of Adam Smith. यहाँ पे इंसान को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी गई है, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? वेल्थ को दी गई है। यहाँ पे ये माना गया है कि इंसान अपना वेलफेयर चाहने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेल्थ को इस्तेमाल कर सकता है। इज इट ऑलवेज ट्रू चिल्ड्रन? क्या पैसे वालों का ही बोलबाला है दुनिया में? नॉट एट ऑल। एक जगह अभी हम गए थे, तो वहां पे ढेर सारे पैसे घूस उस दे के भी हॉस्पिटल में किसी को एंट्री नहीं मिली, और हमारी थोड़ी जान पहचानती स्टूडेंट निकला है तो हमको एंट्री फ्री में मिल गई। तो क्या हमेशा पैसा ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान है? नो सर, पैसा तो सबसे बड़ी समस्या है बेसिकली। ओके, प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी इन्होंने नहीं ली, और स्कैसिटी की प्रॉब्लम तो मार्शल साहब ने भी कंसिडर नहीं की। ये थोड़ा सा आईसी की बुक में गलत लिखा हुआ है बच्चों, ये सिर्फ बुक बेचने के लिए क्रिटिसिज्म लिख दिया गया है, ऐसा क्रिटिसिज्म रियलिटी में मार्शल ने करा ही नहीं था, क्योंकि स्कैसिटी की जो डेफिनेशन लिखी थी वो किसने लिखी थी? लियोनेल रॉबिन्स ने। ये सिर्फ किताब बेचने का हथकंडा है। समझ में आ गया? इन वेल्थ आ गया फिर से। स्कूल वाले हर साल किताब चेंज कर देते हैं। आज आईसी वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बताया, मैंने कहा कंटेंट तो वही है, तो एक बच्चा बोल पड़ा हमारे सक्षम अग्रवाल जी कि सर वो घूस ज्यादा मिली होगी ना इस क्लास में, मतलब इस टीचर को, मतलब मेरे को नहीं, जहां पे जिस विद्यालय में किताब लगी। भाई जब सिलेबस सेम है, क्या इकोनॉमिक्स में पिछले 20 साल से कोई चेंज आया? किताब काहे चेंज करते हो? क्योंकि किताब जब चेंज होगी तभी बच्चा उसको खरीदेगा, बच्चा खरीदेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, और नहीं तो वही बात है, ताऊ जी ने खरीदी और पोता जी इस्तेमाल कर रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन आप सबको सिखाई गई है। ये देखिए, ज्यादा बुढ़ा लग रहा है सर? अरे ऑब्वियस ही बात है, बाद में पैदा हुआ था, हमारा ही बाद में। कब मरा है? 1924, जब देश आजाद हो रहा था ये लोग डेफिनेशन लिख रहे थे। चलिए, तो अगेन इनके फीचर्स हैं, ये आपने पढ़े हुए हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट, इसमें कुछ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया, इट इज रिगार्डेड एज अ सोशल साइंस ओनली। तो यहां पे लिखा हुआ है मार्शल हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर ट्रीटिंग इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस रादर ह्यूमन साइंस। तो सर बात तो एक ही हो गई, हाँ बात तो एक ही हो गई, बट इन्होंने सो कॉल्ड ज्यादा सोसाइटी के ऊपर जिक्र नहीं किया।
इन्होंने इंडिविजुअल लोगों के ऊपर जिक्र किया, ऑर्गेनाइज कम्युनिटी के बारे में ज्यादा बातचीत इन्होंने नहीं की। इनकी डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से सुने बच्चों, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विच इज दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, आई रिपीट दैट पार्ट। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को सो कॉल्ड सोशल वेलफेयर का एक पार्ट माना, पूरा का पूरा वेलफेयर। सर कैसे? यहां पे मेरे को एक एग्जांपल याद आता है, वॉर का चिल्ड्रन। क्या वॉर से कोई इकोनॉमिक वेलफेयर होता है? हाँ, इकोनॉमिक वेलफेयर तो होता है, सोशल वेलफेयर नहीं होता। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पैसा तो लोग कमा रहे हैं, बट जाने भी तो जा रही है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो हमारे हिसाब से इकोनॉमिक्स शुड बी टोटली कॉल्ड एज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट? सोशल वेलफेयर। बट हमारे मार्शल साहब क्या बोले? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विच इज दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो इन्होंने वेलफेयर को दो क्लासेस में बांट दिया, सोशल वेलफेयर अलग और इकोनॉमिक वेलफेयर अलग। तो अगर मैं लेट ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स को बैकअप क्लास दे रहा हूं तो वो सोशल वेलफेयर है, और स्टूडेंट्स मेरे को रेवेन्यू दे रहे हैं तो इट इज इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इस डेफिनेशन में ये लिखा है कि आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं एज दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी के बेनिफिट को मेजर करता है। तो इनका साफ साफ कहने का मतलब भी कहीं ना कहीं यही है, दैट मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट? मनी। उन्होंने, एडम स्मिथ साहब ने तो वेलफेयर को एकदम ही इग्नोर कर दिया था, इन्होंने भी पूरी तरह से उसको नहीं लिखा है। इन्होंने भी बीच में किस चीज को डाल दिया बच्चों? मनी को डाल दिया। इज दैट क्लियर? बट ये डेफिनेशन बच्चों मार्शल ने नहीं दी थी। किसने दी थी? सर सुअर पीगू नाम था, ज्यादा पिक खाता होगा बचपन में। एंड जे एम कीन्स साहब, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी थी। तो इसलिए इस डेफिनेशन को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट इन्होंने इस डेफिनेशन में एक बात अच्छी कर दी थी, मार्शल साहब के क्रिटिसिज्म को इन्होंने कम कर दिया। सर कैसे कम कर दिया? बिकॉज इन्होंने ज्यादा फोकस किस पे किया? मनी पे। खोपड़े में बात गई। चलिए, सो एक डेफिनेशन है यहां पे, इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर डेफिनेशन, activities of isolated individual like Robinson Crusoe or a Himalayan saint who lie outside the orbit of economics because of them are cut off from the rest of the society। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने इकोनॉमिक्स को क्या बोल के डिफाइन किया? वेलफेयर। अगर आप सोसाइटी से एकदम अलग थलग रह रहे हैं, आप एक संत महात्मा हैं, हिमालय की पहाड़ियों में आप रहते हैं, पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, आपको तो वो अच्छा लग रहा है, बट क्या आप किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं? नो। आपने बाबा रामदेव जी का और दूसरे देव जी का, इन सब लोगों का प्रवचन सुना होगा, और सब लोग क्या सुनाते हैं? इस मोह माया के जीवन में कुछ नहीं रखा। और अभी आप दान देना बंद कर दीजिए, ठेंगा उनका प्रवचन टीवी टेलीकास्ट होएगा। इज दैट क्लियर? जो लोग जीवन से संन्यास ले लेते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं आपकी नजरों में बच्चों? बहुत अच्छे लोग होते हैं या बहुत ही बेकार लोग होते हैं? अव्वल दर्जे के कामचोर। और क्या? अरे आपके पापा के पास जिम्मेदारी है परिवार की, आपकी जिम्मेदारी है, वो एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तभी तो घर चलता है। अब आपके पापा रेनेसा ले लें, गौतम बुद्ध की तरह घर छोड़ के रात में निकल लें सर, इसलिए चाबियों अपने पास रखे हुए हैं और कैमरा वैमरा लगवाए हुए हैं सर, तो क्या इंसान वो काम कर सकता है? ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं सोसाइटी में, कुछ मतलब गिनती के 10-20, 1-2% भी नहीं हो सकते। तो ये लोग जो मोह माया त्याग के चले जाते हैं, बहुत बड़े नौटंकी होते हैं। समझ में आ गया? अब आप सोचें सर इसमें कुछ नहीं रखा, मोह माया त्याग के चल रहे हैं, अरे ये सबसे बड़ा बिजनेस चल रहा है आजकल, नहीं समझे? पूरी पढ़ाई लिखाई करने के बाद सब कुछ कर लिया आपने जीवन में, अब आप कमाई की तरफ जा रहे हैं। एक डॉक्टर अपने जीवन में कितना पैसा कमा लेगा? 25-30 करोड़ रुपए। एक इंजीनियर कितना कमा लेगा? 15-20 करोड़। टीचर 2-4 करोड़ रुपए। बाबा रामदेव 4,000 करोड़। चूज योर प्रोफेशन वाइजली। गॉट इट क्लियर? तो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, मोह माया त्याग दो, योग करो, भोग करो, ठोक करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं रखा जीवन में, सब मिथ्या है। अरे यही मिथ्या तो जीवन है। तो हिमालयन सेंट को बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करने में, बट सब लोग अगर हो जाएंगे इस तरह के तो क्या दुनिया चलेगी बच्चों? नो। तो इनके ऊपर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता, दो दे आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन वेलफेयर। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? पक्का समझ गए सर? दादी माँ भी दिन भर पढ़ी जा रही है गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल वगैरह वगैरह, भगवान की संतुष्टि होगी वगैरह वगैरह वगैरह, बट जिस दिन मेड बोलती है माता जी 500 एडवांस देंगी क्या? का है? क्यों एडवांस दे दूं मैं तुमको? चलिए इकोनॉमिक्स
एडम स्मिथ चले आए उनके अंदर। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा हुआ है बच्चों। काफी एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल और इल्यूजनरी है, जो देखने में तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लगती है बट एक्चुअली में बच्चों है नहीं। अगेन इन्होंने भी मटेरियलिस्टिक को ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट दी चिल्ड्रन, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, इन सब की सर्विसेज को इन्होंने भी इग्नोर कर दिया। कैसे इग्नोर किया सर? क्योंकि इनकी डेफिनेशन में भी एक शब्द लिखा था, मटीरियल वेल बीइंग। हर जगह वेल का मतलब वेलफेयर नहीं होता, मटीरियल वेल बीइंग। समझ में आई बात कि नहीं आई? एक दो पेरेंट्स का फोन आता है, सर मोह माया में क्या रखा है सर? सर आपका काम गुरु है, आप शिष्य को सर शिक्षा दीजिए। मैंने कहा और मंदिर के सामने कटोरा लेके बैठ जाऊंगा शाम को फिर खाएं। अरे वो क्या होता, घोड़ा घास दोस्ती क्या होती है कहावत भाई? अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो आएगा क्या? समझ में आ गया? तो जब मैसेज जाता है ना, ड्यूज अवेटेड एंड ऑल दैट, तो बच्चों को लगता है बार बार मैसेज आ रहा है, पेरेंट्स को चुकोटी काटते हैं। तो पेरेंट्स कहते हैं सर सर सर, सर आ जाएगा सर, आप चिंता मत करिए। मैंने क्यों ना करूं चिंता, भाई जेरोक्स वाले का पैसा देना है। अरे सर हमारी जेरोक्स की दुकान है, हमसे जेरोक्स करा लीजिए। बिजली वाले को पैसा देना है, अरे सर हम कटिया चोर है मोहल्ले के बहुत बड़े, हम कटिया मार देते हैं, आप क्या ऐसी क्या बात है? तो मैंने कहा मेरी वाइफ को वो तनिष्क से एक पेंडेंट सेट लेना है 2 करोड़ का, सर फीस कल आ जाएगी आपकी। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो भाई कहने को बहुत अच्छा लगता है वेलफेयर वगैरह वगैरह वगैरह, बट दुनिया चलती किससे है बच्चों? वेल्थ से ही चलती है। चलिए चले आगे, ये सब तो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो लियोनल रॉबिन साहब की डेफिनेशन क्या थी? स्कैसिटी। इन्होंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो सेटिस्फैक्शन और रिसोर्सेज इनकी स्टडी करती है। तो मेरे को तो लगता है कि अगर लियोनल रॉबिन साहब ना होते तो चॉइस जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही ना, क्योंकि लोग अच्छे और बुरे में चूज ही ना कर पाते। तो खैर ये ज्यादा बूढ़ा लग रहा है आदमी, ये तब मरे जब मेरी उम्र 4 साल थी। गॉट इट? भूत लग रहा है। चलिए, लगता है ग्रेव यार्ड से इनकी फोटो खींच के लाए हैं। चलिए भाई समझ गए। तो ये सब कुछ खास है नहीं, ये सब आपने पढ़ा हो बच्चों, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करूंगा आपके साथ। इनकी डेफिनेशन के भी क्रिटिसिज्म्स वी हैव ऑलरेडी डन चिल्ड्रन। ये लग रहे हैं ये तो और ही गए गुजरे हैं। ये साईं बाबा की जब डेथ हुई थी तो ये पैदा हुए थे। साईं बाबा शायद 1915 में पैदा हुए थे, और ये मरे कब? 2009 में। ये सर बड़े लेटेस्ट टाइप के लग रहे हैं, बट है एकदम खबर जल्लू टाइप बूढ़े। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने पढ़ाई की। पहले अमेरिकन थे जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला बच्चों। और इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दी उसमें इन्होंने ये बताया कि दैट सब कुछ मैंने कवर कर लिया है, मैंने बढ़िया तरीके से छपाई कर दी है। सर हमारे इंडियन लोग नहीं लिख पाते क्या डेफिनेशन? हिंदुस्तानी तो लालची है, वो तो कहता है 2-4 साल पढ़ाई लिखाई करके कहीं पैसा कमाने लग जाओ, पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, और जो पढ़ाई लिखाई करेगा वर्ल्ड को वही रूल करेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तो पेरेंट्स को फीस बड़ी ज्यादा लगती है बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों को लगता है हाय राम इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है पढ़ाई में। इज दैट अंडरस्टूड? तो भाई जब आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो वो नहीं थे हमारे साइंटिस्ट साहब आइंस्टीन, क्या बोल के गए थे? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन यील्ड्स द हाईएस्ट रिटर्न्स। खोपड़े में बात गई। तो अगर आपने अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया तो पीपल एंड सोसाइटी चूज करेंगे विदाउट द यूज ऑफ मनी कि हमको अपना स्कैर्स पैसा बच्चे की एजुकेशन में लगाना है या सो कॉल्ड शादी करते समय दहेज में लगाना है। चॉइस इज योर्स। पढ़ा दीजिए बच्चे को इतना कि दहेज देने की नौबत ही ना आए। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? सो डेफिनेशन आपने पढ़ी है, इसमें कुछ जिक्र करने की जरूरत है बच्चों? इसमें कुछ जिक्र करने की जरूरत है? चलिए, माइक्रो मैक्रो भी आपको पढ़ाया जा चुका है, तो इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे बच्चों। किसी को कोई क्वेरी अभी तक? प्लीज डू आस्क। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में चिल्ड्रन मेजॉरिटी वी हैव डन। ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं आपको सब पता है, बट ह्यूमन वांट्स के यहाँ पे 3 क्लासेस नजर आएंगे। एंड द फर्स्ट क्लास इज व्हाट? प्राइमरी वांट्स, जिसको आप क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? नेसेसिटीज। दूसरा होता है चिल्ड्रन सेकेंडरी वांट्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? कंफर्ट्स। एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, पर्सन टू पर्सन इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आपके लिए ई रिक्शे से ट्रैवल करना कुड बी अ लग्जरी, कौन चलाए, अपने आराम से बैठ के चले जाओ, बट अंबानी के लिए हो सकता है इट इज अ नेसेसिटी। आपके लिए हो सकता है एसी नेसेसिटी हो, बट मुकेश अंबानी के बेटे के लिए हो सकता है एसी एक
लग्जरी हो। नहीं समझ में आया? उसके पापा ने उसको पंखे वाले कमरे में रखा है कि तुम पहले थोड़ा सा पसीना बहाओ, वेट लूज करो, तुम्हारी शादी होने वाली है, नहीं तो जामनगर में तुम ही जाम हो जाओगे सबसे पहले चौराहे पे। ओके, चलिए। तो वांट्स फॉर कंफर्ट्स एंड वांट्स फॉर लग्जरीज बता दिया मैंने आपको। तो आपकी मम्मी के लिए बच्चों गोल्ड ज्वेलरी खरीदना इज अ लग्जरी और अ नेसेसिटी? गलत जवाब। मंगलसूत्र जो है वो नेसेसिटी है। अक्षय तृतीया पे और धनतेरस पे कुछ खरीदना कुड बी अ कंफर्ट। पड़ोस वाली गुप्ता आंटी ने पेंडेंट सेट खरीदा गोल्ड का, मम्मी पापा से कह रही मेरे को भी लेके दो, डबल महंगा होना चाहिए, देन इट बिकम्स अ लग्जरी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो वांट्स आर अनलिमिटेड, एक पूरी होती है, दूसरी लोगों को चाहिए होती है। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सर इसका मतलब कार खरीदिए तो थूक दे के चलाओगे उसको, पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? शूज खरीदे तो साथ में सॉक्स भी चाहिए, या सॉक्स खरीदे तो मम्मी से कह रहे रास्ते में गाड़ी जरा मंदिर के बाहर रोक लीजिएगा, नहीं तो आपको शूज खरीद के देना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री। जो वांट ज्यादा जरूरी होगी आप उसको पहले फुलफिल करेंगे बच्चों, जो या कम जरूरी होगी उसको पहले फुलफिल करेंगे? जो ज्यादा जरूरी होगी उसको पहले, जो कम जरूरी होगी उसको बाद में। तो मान लीजिए मम्मी को एक जोड़ी सैंडल लेना है और एक डंडा लेना है आपको पीटने के लिए, तो मम्मी पहले क्या खरीदेंगी? महंगी सैंडल, वो दोनों काम कर देगी। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, एक फुलफिल हो जाती है तो लोगों को दूसरी। पापा से बोल रहे थे पापा 10th पास हो गए हैं, ये तो आपको ही मालूम, पूरे मोहल्ले को मालूम, बहुत मुश्किल से पास हुए हैं। 32-33% सोचे, देखिए 44 आया है। 33 सोचे थे 44 आया, 11% ज्यादा आया है, मतलब 1/3 नंबर। 30-35% की ग्रोथ है हमारी, इतना तो रिलायंस का टाटा का शेयर भी नहीं बढ़ता है। तो प्लीज खरीद दीजिए। पापा नहीं खरीद के दे रहे थे, आपने सोचा भड़काएं, आपने भड़का दिया। अपने माँ बाप की ओरिजिनल संतान है तो खरीद के देंगे आप। अब पापा ने कहा चलो खरीद लो भैया, आगे से कुछ नहीं मांगेंगे, आगे से कुछ नहीं मांगेंगे। इज दैट क्लियर? अब आपकी शादी होने वाली है, पापा से कह रहा है वो लड़का कि मेरे को कोट लेके दीजिए, तुम तो कहे थे कुछ नहीं मांगेंगे, अब यही शर्ट बन में जाओ, शादी निपटाओ। तो वांट्स आर कॉम्पिटेटिव, एक फुलफिल होती है तो इंसान दूसरी चाहता है। इज दैट क्लियर? मोबाइल फोन खरीद लिया, स्टोरेज कम है तो अब मेमोरी कार्ड चाहिए या सिम कार्ड चाहिए, या मोहल्ले में कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं तो उनका वीडियो बना के यूट्यूब प्रीमियम चैनल पे अपलोड करना है तो उसकी सब्सक्रिप्शन फीस चाहिए। तो एक वांट खत्म होगी तो दूसरी अपने आप पनप जाएगी। समझ गए बच्चों? वांट्स मल्टीप्लाई, वांट्स मल्टीप्लाई का मतलब भी वही है, जैसे ही एक वांट खत्म होती है चिल्ड्रन, वी वांट समथिंग न्यू। तो पहले आपके घर में एक टेलीविजन सेट था, उसमें गूगल वगैरह नहीं चलता था, नॉर्मल टाइप का था। अब दुनिया में भाई इंटरनेट टेलीविजन आ गया है, तो लोग वो वाला टीवी हटा के कौन सा खरीद लेंगे? ये तो ठीक है, बट स्मार्ट टीवी को चलाने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन भी तो चाहिए। तो ये ऊपर वाला पॉइंट आपने पढ़ा था, वांट्स आर, ये इसी से मिलता जुलता है। ह्यूमन वांट टेंड्स टू मल्टीप्लाई ओवर टाइम, तो ये एक लॉजिक है कि जब तक पुराना टीवी था सब कुछ सही चल रहा था, सिर्फ केबल कनेक्शन चाहिए। अब आपको ज्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी वाला एक नया टीवी चाहिए, गूगल टीवी चाहिए, एंड्रॉयड टीवी चाहिए। तो जब आप पुराने टीवी से एंड्रॉयड टीवी पे स्विच कर गए, इट इज वांट्स मल्टीप्लाई। और जब इस एंड्रॉयड टीवी के साथ आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। वांट्स रेकर, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है। A single want cannot be satisfied, ऑब्वियस सी बात है चिल्ड्रन। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, क्या आप उससे अपनी सारी वांट सेटिस्फाई कर पाते हैं? नो तो अगर आपको मार्केट में कुछ खरीदने जाना है तो आप 2-4 चॉइस लेके चलते हैं, ये नहीं मिला तो वो ले लूंगा, वो नहीं मिला तो ये ले लूंगा। सो हेयर वी से दैट वांट इफ सिंगल कैन नॉट बी satisfied, you should always have so called multiple wants। शर्ट खरीदनी है, अगर ब्लू कलर की नहीं मिली तो आई गो फॉर स्काई ब्लू, आई गो फॉर डार्क ब्लू। अगर रेस्टोरेंट में बर्गर नहीं मिला तो चलो पिज्जा खा लेंगे, अगर चिकन टिक्की बर्गर नहीं मिला तो कॉकरोच बर्गर खा लेंगे। तो सिंगल वांट अगर होगी तो सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके चलो, समझ में आ गई बात? चलिए, वांट्स डिफर इन अर्जेंसी, मेरे को ट्रैवल करना है एंड दो वांट्स हैं, रास्ते के लिए जूस वगैरह क्या ले लिया जाए और फास्टैग रिचार्ज करा लिया जाए। पहले क्या काम करेंगे? पहले फास्टैग रिचार्ज कराएंगे, नहीं तो टोल वाला कहेगा और कैसे आना हुआ। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? चलिए, समझ में आ गया बच्चों? वांट्स ऑलवेज रिमेन अहेड ऑफ अवेलेबिलिटी। कभी कभी पापा मम्मी को बात करते हुए सुना होगा,
जब भी ध्यान आता है, मन करता है गोल्ड का कुछ खरीदने को, हमेशा गोल्ड महंगा ही रहता है, क्योंकि आपकी चाहत ही साइकोलॉजिकली वही है जो आपकी अवेलेबिलिटी से कहीं ज्यादा। कभी आपको वो झोपड़पट्टी का इलाके में रियल एस्टेट खरीदने की वांट आई? नहीं, हमेशा कहां खरीदना चाहेंगे? एक डेवलप्ड एरिया में। तो ये साइकोलॉजिकल लॉजिक है कि हमको चीजें पसंद वही आती हैं जो हमारी औकात से बाहर हो। समझ में आ गया? अब एग्जाम में मत लिख के आ जाइएगा इंसान की चाहत हमेशा उसकी औकात से ज्यादा होती है। टीचर कहेगा कि अब बंबई में मांडवाली कर रहे हो क्या बैठ के, क्या लिखे क्या हो। समझ में आ गया? चलें आगे। चलिए, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई बच्चों? चलो, कंजम्पशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी हैव डन, यूटिलिटी आपको आता है पूरा, इसमें कुछ करना। टीयू एमयू याद है ना? एक बार रिलेशनशिप पढ़ ले जरा। जब तक टीयू बढ़ता है चिल्ड्रन, एमयू क्या रहता है? पॉजिटिव। जब टीयू मैक्सिमम हो जाता है तो एमयू क्या होता है? जीरो। और जब टोटल यूटिलिटी गिरने लग जाती है तो एमयू क्या होता है? नेगेटिव। चलिए, प्रोडक्शन आपको बता दिया था बच्चों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आप पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, प्राइस पढ़ चुके हैं आप, इन्फ्लेशन बता दिया गया है आपको, डिमांड पुल कॉस्ट प्लस बता दिया गया है आपको, वैल्यू इन एक्सचेंज बता दिया गया, मार्केट का तो बहुत भव्य नजारा दिया गया था आपको, टाइप्स ऑफ मार्केट वॉज टोल्ड, मनी बता दिया गया है, देन चिल्ड्रन इनकम आपको बता दिया गया है, पर कैपिटा इनकम बता दी गई है, जो आप कभी नहीं करते सेविंग वही बता दी गई है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्लास पढ़ के आपको इन्वेस्टमेंट करना सिखा दिया जाएगा, बता दिया गया है, वेल्थ हैज बीन टॉट टू यू, वेलफेयर बता दिया गया है। इसके बाद बिजनेस साइकिल, इसका जिक्र शायद थोड़ा सा किया था। जब बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा होता है बच्चों, तो हम इसे क्या बोलते हैं? पीक का सीजन। थोड़ा नीचे आ रहा है बिजनेस तो इट इज रिसेशन। श्राप लग गया आपका दुकानदार को, डिप्रेशन, बाद में मेरी संरक्षण में आ गया वो रिकवरी। समझ में आ गया? तो ये बिजनेस साइकिल्स होती हैं। इज दैट अंडरस्टूड? एग्रीगेट सप्लाई डिमांड, ये सब बकवास है अभी हमारे लिए बच्चों। स्टॉक एंड वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी दुकान पे 4000 पीसेस लेटेस्ट से हिट स्प्रे पड़ा हुआ है। बच्चे कहेंगे सर कौन सा हिट, काला हिट कि लाल हिट, नीला हिट? ये सर किस लिए आता है? इंसान को मारने के लिए। आज खरीदेंगे सर 2 बोतल और आप ही को ऊपर छिड़क देंगे। चलिए, तो 4000 पीसेस आपके पास हैं बच्चों, और अब आपने सोचा कि भाई ये पड़े पड़े तो खराब हो जाएगा, तो ये 4000 पीसेस जो हिट आपके पास पड़ा हुआ है दुकान पे, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? स्टॉक। इसमें से 200 पीस एट द रेट ऑफ 145 आपने बेच दिया। व्हाट वी कॉल दिस एज? फ्लो। स्टॉक और फ्लो समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो एनीथिंग दैट इज कांस्टेंट in economics is known as stock, and anything that keeps on changing is flow. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 2000 करोड़ आपके पास टोटल वेल्थ है बच्चों, आपने इसको इन्वेस्ट कर लिया और इससे आपको इंटरेस्ट मिलने लग गया 200 करोड़ का। कितना? तो यहां पे दिस वेल्थ इज बेसिकली कॉल्ड एज स्टॉक, और ये जो इंटरेस्ट है चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज फ्लो। डिफरेंस समझ में आ गया? एक और डिफरेंस ले लेते हैं। आपके पास आपकी कॉलोनी में आपके घर के अलावा एक बिल्डिंग है, लेट आउट कर दिया, एंड एवरी मंथ यू आर गेटिंग व्हाट? रेंट। तो बिल्डिंग इज स्टॉक, और जो उससे रेंट मिल रहा है चिल्ड्रन, इट इज अ फ्लो। अभी भी नहीं समझ में आया? मेरे पास एक चेयर है जिस पे बैठ के मैं लेक्चर ले रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं बच्चों को, और उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं, तो चेयर विल बी कॉल्ड एज स्टॉक, और जो उससे रेवेन्यू आ रहा है इट इज। अभी भी नहीं समझ में आया? हॉस्पिटल की बिल्डिंग स्टॉक हो गई, और जो डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल को पैसे मिल रहे हैं, दैट इज फ्लो बेसिकली। अंडरस्टूड दिस? ये नई चीज थी, इसको लिख लीजिए। हाँ, बोल सकते हैं सेल भी एक तरह से फ्लो होता है, या अगर अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में चले बच्चों, जो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में है वो मेरी जायदाद है, वो स्टॉक हो गया, और जो वो प्रोडक्शन करेगा और गुड्स बेच के हम पैसा कमाएंगे, इट इज फ्लो। पापा मम्मी की जो स्ट्रेंथ है वो स्टॉक है, और जब 2 घंटा पड़ गई कायदे से बदतमीजी करने पे तो वो फ्लो है। ये बढ़िया था, थोड़ा सा समझ में आ गया? झटपट लिखें।
चलते हैं आगे बच्चों अपने कॉन्सेप्ट में, टाइटल्ड एज बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो मैंने आपको बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेसिक प्रॉब्लम्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम जहां पे रिसोर्सेज आपकी क्या है, लिमिटेड है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो अनलिमिटेड है, या जो आप सेटिस्फैक्शन लेना चाहते हैं वो अनलिमिटेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पैसे कम है, खर्च करना है ज्यादा, चोरी कर लेंगे सर। समझ में आ गया? नहीं, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमिक अबंडेंस होगा जेल में जाने का। तो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, बट इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमको अपनी अनलिमिटेड वांट्स पूरी करनी है बच्चों। तो आप इस समस्या को क्या बोलेंगे इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। घर में गाड़ी एक है, चलाना 4 लोगों को है, तो कोई बात नहीं सर, एक ही गाड़ी पे 4 लग जाएंगे, अगर निपटे तो क्रियाक्रम भी सबका एक साथ हो जाएगा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके। तो क्या ऐसा कोई भी देश है बच्चों जहां पे स्कैसिटी ना हो? हाँ सर, अमेरिका में स्कैसिटी है ही नहीं। बिल्कुल है। उनके पास तो सबसे ज्यादा इनसिक्योर फीलिंग रहती है। अगर स्कैसिटी ना होती सो कॉल्ड डिफेंस सिस्टम की, तो क्या ओसामा चाचू कभी प्लेन उछेड़ सकते थे बिल्डिंग में? कभी नहीं। तो एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, एवरी प्लैनेट इन द यूनिवर्स सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी। लॉजिक समझ में आ गया? तो इसी स्कैसिटी को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव टू मेक अ चॉइस कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में ना आए। ये 2-3 बातें तो आपको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं, इसलिए इसमें कुछ खास है नहीं। सो बच्चों, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। योर वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जो अर्जेंट होगा उसको पहले, और जो लीस्ट अर्जेंट होगा उसको बाद में। दिस इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब देखिए यहाँ पे गलती लिखी है, बेसिक भी वही लिखा और सेंट्रल भी लिखा। ऐसा नहीं है बच्चों, ये 3 होंगी तो इट इज बेसिक, और ये 6 हो जाएंगी तो सेंट्रल। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, आपको पता है। प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान केंद्रित करूंगा आपका। इससे पहले आपको मिलेगी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, कुछ लगता है कट पिट गया है। कहाँ गया? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हाँ चलिए बच्चों, आ गया। ये डायनासोर जैसा हाथ मेरा नहीं है, एक स्टूडेंट की कर्टसी थी ये स्कैन करके देने की, और बड़ा ही गंदा स्कैन किया है। कोई बात नहीं, श्राप दे दूंगा। प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबको नजर आ रहा है चिल्ड्रन? अगर आपके पास नेसेसरी स्किल नहीं है वर्कर के अंदर, तो क्या आप अपनी रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज कर पाएंगे बच्चों? नो। इंडिया जैसी कंट्री ने वंदे भारत जैसी ट्रेन तो चला दी, बट वर्कर्स ही नहीं है जो इसको ठीक से मैनेज कर पाए। जान पूछ के दरवाजा धक्का देके बंद कर दिए, अलाइनमेंट स्प्रिंग का टूट गया, क्योंकि इस ट्रेन में दरवाजे ऑटोमेटिक है। इज दैट क्लियर? ट्रेन रास्ते में रुकनी नहीं थी, बट कुछ जाहिल टाइप के लोग हैं जो रिश्तेदारों को छोड़ने स्टेशन तक चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? लौट के वापस ना चले आए कहीं, और गलती से ट्रेन के अंदर बैठे। कितना साइलेंट मूवमेंट है ट्रेन का, ट्रेन कब चल दी पता ही नहीं लगा, और जब तक होश आई ट्रेन 5-7 किलोमीटर आगे जा चुकी है। अब बीच में ड्राइवर को बोला जा रहा है ट्रेन को रोको। अगर ड्राइवर घड़ी घड़ी ट्रेन रोकेगा बच्चों, तो क्या स्पीड मेंटेन हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। कुछ वैसे ही आपको घड़ी घड़ी बगल वाला रोक रहा है, ये बता दो, ये बता दो, तुम्हें नहीं आता क्या? नहीं, हम सर की क्लास बीच में छोड़ दिया था ना, इसलिए हमको नहीं आता है। तो इन दैट केस क्या आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे? नो। तो ऐसे जाहिल और दलितों से दूर रहें। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं बट आपने उनको यूज नहीं किया चल रहे हैं, तो क्या आपका डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल पाएगा? नॉट एट ऑल। तो अब लोग बोलेंगे सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना भी हार्डवर्क हमारे लोगों के पास है, उनको नेसेसरी स्किल देने की जरूरत है। कोई भी इंसान बेकार नहीं है। आपने उनका नाम सुना है बच्चों, लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं? अरे स्वामी विवेकानंद जी। वो इंडिया के बारे में क्या बोलते थे? यूथ इज नॉट यूजलेस, यूथ इज यूज्ड लेस। यूथ इज यूज्ड लेस। इज दैट क्लियर? अब हमारे इकोनॉमी में ढेर सारे वर्कर्स हैं, वो काम करना तो चाहते हैं बट उनके मतलब का काम उनको नहीं मिलता। तो छोटा मोटा कोई काम कर लेते हैं, कोई चोरी वोरी करने लग जाता है, कोई ई रिक्शा चलाने लग जाता है।
बट अगर ई रिक्शा वाले को आप थोड़ा सा बोलते हैं उसको, वो कर दें, क्या बोलते हैं, मतलब रेगुलेट कर दें, थोड़ा लाइसेंस वगैरह उसका बना दें, तो वो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर चलेगा। प्राइस फिक्स कर दें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक का, तो उनका रेवेन्यू भी थोड़ा सा नेगोशिएशन के चक्कर में जो कम हो जाता है वो बढ़ जाएगा। बच्चे हैं, गेम खेलने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो भाई इनको गेम के थ्रू कोडिंग करवा दी जाए, भाई कोडिंग सीख लो तो अगली स्टेज पार हो जाएगी, और बढ़िया कोड करो तो आगे जा सकते हो। तो हम अपने बच्चों के अंदर भी वो स्किल ला सकते हैं जो इनके बच्चों में, किनके बच्चों में, चाइनीज बच्चों में है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो हमारे देश में भी ढेर सारे टीचर्स अनएम्प्लॉयड हैं, आई रिपीट, ढेर सारे टीचर्स अनएम्प्लॉयड हैं, और उन्हीं की वजह से शायद बच्चों को अच्छी स्किल ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रही। गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, क्लास 1 से लेके 5 तक आंगनवाड़ी वाला जो स्कूल होता है छोटे बच्चों का, प्राइमरी स्कूल, 5 क्लास होती हैं, और पूरे स्कूल में टीचर कितने होते हैं पता है बच्चों? 3। एक मिड डे मील बनवा रहा है, एक गांव में पूरे घूम घूम के आधार कार्ड बनवा रहा है, और तीसरा इलेक्शन का काम कर रहा है। पढ़ाएगा कौन? यूट्यूब। कौन पढ़ाएगा? यूट्यूब। तो अब अगर इन 3 को इसी काम के लिए लगाना है, और 5 क्लास है, और हर क्लास में एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट है, तो मिनिमम हमको कितने टीचर्स चाहिए एक स्कूल में? गलत जवाब, 23 टीचर चाहिए। वो आधार कार्ड मिड डे मील वाले भी तो चाहिए कम से कम, और एक स्कूल में 3 टीचर हैं। और फिर हमारा देश में प्रॉब्लम है कि भाई बच्चे पढ़ लिख क्यों नहीं रहे हैं गांव वगैरह में। शहर वाले नालायक दलित इसलिए नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि पिता माता के पास पैसा बहुत है, आवारागर्दी में घूमने टहलने में बर्बाद करना है, और गांव वाले बेचारे पढ़ना तो चाहते हैं बट उनके पास टीचर ही नहीं है। तो बच्चे कहेंगे सर आप जाइए, वीडियो स्क्रीन लगाइए, उनको पढ़ाइए, तो मेरे को भी कल उन्हीं के साथ गरीबों के स्कूल में मिड डे मील खानी पड़ेगी। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? समझ में आ गया? तो प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज समझ गए। स्किल और टैलेंट को अगर हम इक्विप कर दें ठीक से लोगों के अंदर, तो जो अंडर यूटिलाइज रिसोर्स है वो यूटिलाइजेबल रिसोर्स बन जाता है। समझ गए चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? चलिए अगली प्रॉब्लम क्या है चिल्ड्रन? प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। सर मतलब क्या है इसका? वी हैव अ मोबाइल टावर जिसको 3 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया, और ये किस टेक्नोलॉजी से लेस है? 4G। 4 महीने के बाद इंडिया में चली आई 5G टेक्नोलॉजी। अब मोबाइल कंपनी के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो इस मोबाइल टावर को निस्तो नाबूद कर दिया जाए और 3 करोड़ खर्च करके एक नया टावर लगाया जाए, या तो एक तरीका ये हो सकता है कि इस मोबाइल टावर पे जो लोहा है उसको एज इट इज रहने दें, जो 4G के इक्विपमेंट्स लगे हैं उसको हटा के 5G के इक्विपमेंट्स लगा दें। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो रिसोर्स होगा दैट विल बी एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। एक एग्जांपल और ले लीजिए, हमारे यहाँ पे जो मोबाइल्स सेकेंड हैंड बिक जाते हैं चल रहे हैं, या तो उनको डिसमेंटल कर दिया जाए और पूरा रिसाइकिल कर दें मेल्ट करके, या तो उनको अफ्रीकन कंट्रीज में 10% ऑफ द प्राइस में बेचना स्टार्ट कर दें। तो वो लोग भी जो आजकल आज तक महंगी अच्छी कम्युनिकेशन डिवाइसेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अफोर्ड करनी स्टार्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? आपके स्कूल में चिल्ड्रन फर्नीचर होगा, थोड़ा टूट फूट गया होगा, बड़ी क्लास का फर्नीचर, उसको जला दे स्कूल, या थोड़ा सा वुड पीस और काट के छोटे बच्चों के बैठने के लिए बढ़िया चेयर बनवा दी जाए, बढ़िया चेयर उसी से बनवा दी जाए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? बट मेरे किसी भी एग्जाम्पल में ये बातें बहुत क्लियरली निकल के नहीं आई जो मैंने बताया। अब जो मैं बता रहा हूं दैट वुड बी द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल। आप में से काफी बच्चे होंगे जिनका स्कूल सिंगल शिफ्ट चलता होगा। प्रयागराज सिटी में मेजॉरिटी स्कूल ऐसे ही हैं, और जब भी पेरेंट्स स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो व्हाट द स्कूल सेज कि हमारे पास जगह नहीं है। पेरेंट भी सीधे कपिल शर्मा के शो से आया था, अरे मैडम चेयर हम लगवा देंगे, ऐसी क्या बात है, कितने का आता ही है। तो सीट नहीं है का मतलब क्या? क्लास में चेयर नहीं है। जो फिक्स्ड क्वांटिटी 40 to 50 स्टूडेंट्स की हर क्लास में एज पर बोर्ड के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, वो हमारे पास हो गई, और बच्चों को हम नहीं ले सकते क्योंकि सिर्फ सीट की बात नहीं है, लेबोरेटरी वर्क के लिए जाना पड़ेगा, वहां पे भी जगह नहीं है हमारे पास। फिर फील्ड में सो कॉल्ड खेलने की जगह नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो इन रीजन से स्कूल एडमिशंस को क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है। स्कूल सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है बच्चों, और 2 बजे खत्म हो जाता है। मेरे से पूछा गया कि भाई क्या किया जाए? आप एक काम करिए, 1:30 पे सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट करिए और इसको खत्म करिए शाम को 6:30 बजे। कितने बजे? 6:30।
तो जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ना तो चाहते हैं बट फर्स्ट सो कॉल्ड शिफ्ट में नहीं पढ़ पा रहे, उनको सेकंड शिफ्ट में पढ़ा दिया जाए, तो एटलीस्ट उन बच्चों की अच्छा ज्ञान लेने का मौका मिलेगा। तो स्कूल की बिल्डिंग एक रिसोर्स है, कब उसका एफिशिएंट यूज होगा बच्चों? जब सिंगल शिफ्ट चलाएं या डबल शिफ्ट चलाएं? डबल शिफ्ट। फैक्ट्रीज आपने देखी होंगी, दे वर्क हाउ मेनी आवर्स अ डे? फैक्ट्रीज मतलब कहीं सर मेरे पापा की फैक्ट्री वो तो नहीं चलती 24 घंटे। जब आउटपुट आएगा तो पापा उस फैक्ट्री को 24 घंटे चलाएंगे और वर्कर इंट्रोड्यूस करेंगे। बट टाटा, सो कॉल्ड महिंद्रा, इन सब की जो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, दे वर्क 24 आवर्स, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है, क्योंकि उनका आउटपुट बहुत ज्यादा होना है। तो अगर हम फैक्ट्री को एक शिफ्ट चलाएं, जबकि हमारे पास कैपेबिलिटी 3 शिफ्ट की है और हमको इतना बड़ा ऑर्डर भी मिला है, क्या हमको वेस्ट करना चाहिए अपना रिसोर्स? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? पक्का? कंफर्म? चलिए, एंड लास्ट वी आर हियर ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा बच्चों? when we export more और when we import more? एक्सपोर्ट करेंगे आप ज्यादा तो जरूरत पड़ेगी ज्यादा प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कंट्री में तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी बच्चों तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, और उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। एंड अबव दैट चिल्ड्रन, जब इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, और गरीब लोगों को जो गवर्नमेंट सेवा करती है वो भी बढ़ जाएगी। सोशल वेलफेयर इफेक्ट आगे की नहीं आ गया? तो दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मोदी जी जो आए दिन देश के बाहर जाते रहते हैं, क्या आप उनको लोफर लफंगा बोलेंगे? घूमते रहते हैं, घर में टिक के बैठते नहीं है, फिर वो क्या कर रहे हैं? वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझे? पक्का? चलिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी तो पूरा पढ़ा दिया बच्चों आपको, इसमें आई होप सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इट, देख लें कुछ नया तो नहीं? नहीं, कुछ भी नया नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक बार बैकअप कर लें जरा इस टेक्स्ट से भी, ऐसे स्टूडेंट्स के मन में ना रह जाए हाय राम मेरी किताब तो देखी नहीं गई यहाँ पे। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए, यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा मिलने वाला है, कृपया करके अपनी कॉपी में सब लोग हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी चिल्ड्रन, क्योंकि सीबीएसई में थोड़ा सा ये कम पढ़ाया जाता है, बट क्योंकि आपसे कभी ना कभी इसको पूछा जरूर जाएगा, तो यू शुड बी नोइंग देम। क्विकली पुट द हेडिंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो बच्चों, टाइप ऑफ इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो देयर इज अ चार्ट बेसिकली, जो आई वांट कि आप कॉपी करिए, क्योंकि इसके आगे का कॉम्पोजिशन हम अगले लेक्चर में टेकअप करेंगे। डेवलपमेंट के बेसिस पे इकोनॉमीज 3 तरह की होती हैं चिल्ड्रन। वन इज कॉल्ड एज डेवलप्ड, अदर इज कॉल्ड एज डेवलपिंग, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। हम तो जब स्टूडेंट थे क्लास 11th में 25 ईयर्स अगो चिल्ड्रन, हमें यही बताया गया था दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। बट क्या आज आप इसे डेवलपिंग बोल सकते हैं? नो, टुडे इट इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। समझ आ गया? वर्ल्ड की टॉप 5 लीडिंग इकोनॉमीज में हमारी गिनती होती है। तो अगर आपको कोई भी बोले इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो आपको इस्तेमाल करना है एडिडास, बाटा, लखानी, आगे मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको मेरी बात समझ में आ जानी। समझ में आ गया? कैन वी से इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री? गलत पढ़ाते हैं। वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में आ गए तो और कितना चाहिए भैया, ये बताओ जरा। 95 मार्क्स आ गए तो भी बच्चा कमजोर है, हाँ बाकी 5 क्यों नहीं आए? यहाँ टीचर का लगता है मेरे को इंटरप्रिटेशन कमजोर है। समझ में आ गया? तो 10 तक एकदम गलत पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम की भाई रिसोर्सेस कौन ओन करेगा, इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस हिसाब से देखा जाए तो इट इज कैपिटलिज्म, जिसे हम बोलते हैं चिल्ड्रन मार्केट इकोनॉमी, सोशलिज्म जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लान। और इन दोनों का टोटल क्या हो जाता है बच्चों? मिक्स्ड इकोनॉमी। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? झटपट लिख लें बच्चों। तो आज की सेवाएं हमारी इकोनॉमिक्स यही होती है समाप्त। लेट अस कनेक्ट फॉर द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी।